Hi guys, I hope all of you are doing well. This is Surbhi Bhatia and welcome back to the YouTube channel of Legal Edge After College. और आज के सेशन में हम फिर से डिस्कस करने वाले एक वीकली राउंड अप सारे उन इम्पोर्टेंट लीगल मुद्दों का जो या तो एक डिसीजन हमारे पास आ चुका है या कहीं ना कहीं हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट प्रिमाइस हो सकते हैं आगे किसी एक डिसीजन का, राइट। और सबसे बड़ी चीज, ये कहीं ना कहीं प्रिमाइस हो सकते हैं हमारे किसी क्वेश्चन का हमारे अपकमिंग एग्जाम में। अगर आप क्लैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर क्लैट बेस्ड पैसेज आ सकता है, इससे बेस्ड। अगर आप यूजीसी नेट में प्रिपेयर कर रहे हैं तो इससे कनेक्टेड जो भी लैंडमार्क रूलिंग्स है वो इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। और अगर आप गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स तो वैसे ही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो दिस सेशन इज अ विन विन सेशन फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इस बार के जो मुद्दे हैं उसके बारे में सुना तो हम सबने है, किसी ने इंस्टाग्राम पे, किसी ने यूट्यूब शॉर्ट्स में, राइट। तो हम यहाँ पर तीन इंपॉर्टेंट मुद्दों को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला कि मैटरनिटी लीव अडॉप्टिव मदर्स के लिए यहाँ पर जो प्रोविजन था उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया है। तो यहाँ पर अडॉप्टिव मदर्स के लिए ऐसा क्या प्रोविजन था जिसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया और क्यों किया, ये दोनों चीजें समझेंगे। देन साइमल्टेनियसली ट्रांसजेंडर्स अमेंडमेंट बिल आया 2026 का। तो नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ने 2014 में जो एक इंपॉर्टेंट रूलिंग दिया उसके बेसिस पे 2019 में आया एक लॉ, और उसी में ही चेंज लाने के लिए अभी एक बिल आया 2026 में, जिसकी वजह से एक अच्छा खासा बवाल मचा पूरी कंट्री में। ठीक है, और लास्टली मेंस्ट्रुअल लीव को क्या स्टैट्यूटरी मतलब एक लीगल राइट बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, ये एक सवाल कोर्ट के सामने पहुंचा पीआईएल के थ्रू, और उसका क्या जवाब है जानते तो आप सब लोगों, पर क्यों ये जवाब दिया गया इसको हम इस सेशन में समझने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी सबसे पहली न्यूज से, दैट इज द केस ऑफ हमसा नंदिनी नंदुरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2026, जिसमें बेंच था जस्टिस पारदीवाला एंड जस्टिस महादेवन। एंड दिस केस इज अबाउट द मैटरनिटी लीव ऑफ अडॉप्टिव मदर्स। अब any mother when a child is born she is entitled to a maternity leave। maternity leave क्यों दी जाती है? Because obviously the mother also needs rest। ठीक है, उनकी बॉडी को भी रेस्ट चाहिए, चाइल्ड को भी एक फेमिलियरिटी होती है विद द मदर्स बॉडी, तो यहाँ पर चाइल्ड ऑल्सो वॉन्ट्स टू बी क्लोजर टू द मदर। then simultaneously the care of the child, the health of the child, health of the mother, right, that feeling of being with your child, इन सारी चीजों की वजह से maternity relief act of maternity benefits act of 1961 यहाँ पर प्रपोज किया गया। ठीक है, ये कानून आया। अब इस कानून के आने का जो मेन मकसद था वो ये था कि हमारे पास एक आर्टिकल 42 का डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, जो स्टेट को बोलता है कि आप मैटरनिटी बेनिफिट से कनेक्टेड डेफिनेटली लॉज लेकर आइए, अच्छा है। फिर हमारे पास एक फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 15 क्लॉज 3, जो ये बोलता है कि यहाँ पर कोई भी विमेन एंड चिल्ड्रन के लिए स्पेशल लॉज बनाना चाहे, उनको एम्पावर करने के लिए लॉज बनाना चाहे तो वो बिल्कुल अलाउड होगा। तो इसके चलते 1961 में पहली बार मैटरनिटी बेनिफिट्स एक्ट का प्रोविजन आया, जिसने इस देश में मैटरनिटी लीव के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया। इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आप गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में मैटरनिटी लीव देना बिल्कुल कंपलसरी कर दिया गया। ठीक है, अब हमारे बहुत ही डिवाइडेड लेबर लॉज थे, जिसके लिए सरकार ने कदम उठाया और उसने सारे ऑलमोस्ट आई गेस 29 लॉज को कंपाइल कर दिया 4 कोड्स में, जिसमें से एक कोड का नाम है सोशल सिक्योरिटी कोड। सोशल सिक्योरिटी कोड के सेक्शन 60 सब सेक्शन 4 में एक बात लिखी गई, और वो बात ये थी कि अगर कोई भी एक मदर बनती है अडॉप्शन से, मतलब उन्होंने किसी बच्चे को अडॉप्ट किया है, या फिर वो है कमीशनिंग मदर। कमीशनिंग मतलब कि वो मदर बनी है थ्रू सरोगेसी, तो या तो वो मदर बने अडॉप्शन से या सरोगेसी से, और अडॉप्शन भी सिर्फ अगर 3 महीने से कम के बच्चे का है। if you have become a mother through adoption of a child below the age of 3 months, और कमीशनिंग मदर मतलब कि आप सरोगेसी के थ्रू मदर बनी है, तो आपको यहाँ पर 12 वीक्स की मेंस्ट्रुअल लीव प्रोवाइडेड होगी, नॉट मेंस्ट्रुअल लीव, सॉरी, मैटरनिटी लीव प्रोवाइडेड होगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम यूजुअल सिनारियो बात करें फॉर अ चाइल्ड हु इज बॉर्न, तो उन्हें मिलती है यहाँ पर 26 वीक्स की मैटरनिटी लीव। यहाँ पर सबसे पहली जो प्रॉब्लम आई वो ये थी
कि 12 वीक्स। चलो इसके लिए भी जवाब था, और वो जवाब ये था कि यहाँ अगर हम अ चाइल्ड हु इज बोर्न टू अ फीमेल, उनके लिए उन्हें डिलीवरी से पहले भी कुछ लीव चाहिए होंगी, तो उस वजह से ये गैप ठीक है, ओके फाइन। बट एक्सक्यूज मी, जो यहाँ पर ये प्रोविजन डाला गया कि सिर्फ 3 महीने तक के बच्चे के अडॉप्शन पर ही आपको मेटर्निटी लीव मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। इसके चलते हमारी जो पिटिशनर है, उन्होंने एक पिटिशन फाइल की कि ये उनका आर्टिकल 14 मतलब राइट टू इक्वालिटी वायलेट कर रहा है, आर्टिकल 19(1)(g) मतलब उनका फ्रीडम टू वर्क वायलेट कर रहा है, और साइमल्टेनियसली आर्टिकल 21 उनका राइट टू अ डिग्निफाइड लाइफ वायलेट कर रहा है। क्योंकि आर्टिकल 14 तो हमें समझ आ गया, सिर्फ 3 महीने तक के बच्चे के अडॉप्शन पर ही यहाँ पर हम क्यों कंसिडर कर रहे हैं। आर्टिकल 19(1)(g) क्यों? क्योंकि अगर ऑब्वियसली अगर आप 4 महीने के बच्चे को, 1 साल के बच्चे को, 2 साल के बच्चे को अडॉप्ट कर रहे हैं, तो केयर की तो उसको भी जरूरत है ना। अब अगर उस बच्चे को अडॉप्ट किया गया तो जॉब तो छोड़नी पड़ेगी, तो यहाँ पर स्टेट उनके ऊपर फोर्स कर रही है जॉब छोड़ना, वो नहीं छोड़ना चाहती, पर क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है तो उन्हें जॉब छोड़नी पड़ेगी। और साइमल्टेनियसली आर्टिकल 21 तो बिल्कुल हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। तो आर्टिकल 21 के एस्पेक्ट से तो कोर्ट ने बोला भी कि अडॉप्शन यहाँ पे एक्सप्रेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव एंड डिसीजनल ऑटोनॉमी है। यहाँ पर किसी एक कपल को बाय नेचुरल प्रोसेस बच्चा चाहिए या अडॉप्शन के थ्रू चाहिए, तो वो कंप्लीट इंडिपेंडेंस यहाँ उस कपल की है, विच इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आर्टिकल 21। इस वजह से कोर्ट ने यहाँ पर ये जो अभी हमने प्रोविजन डिस्कस किया, सेक्शन 60 सब सेक्शन 4, इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया, ये कहते हुए अ मदर इज अ मदर, राइट। अ मदर इज बोर्न एज शी गेट्स अ चाइल्ड। अब वो चाइल्ड चाहे नेचुरल प्रोसेस से हो, चाहे अडॉप्शन से, चाहे सरोगेसी से। इस वजह से कोर्ट ने यहां पर इस प्रोविजन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कंप्लीटली डिक्लेयर कर दिया, राइट। अब क्या ये पहली बार है कि ऐसा कोई प्रोविजन था? नहीं। मैटरनिटी बेनिफिट्स एक्ट 1961 की भी बात करें तो इसमें भी ऐसा एक सिमिलर सेक्शन 5 सब सेक्शन 4 प्रोविजन था। इसमें भी एग्जैक्टली यही बात थी। पैरीमटीरिया का मतलब होता है सिमिलर इन मटीरियल। पैरीमटीरिया मीन्स सिमिलर इन मटीरियल। ऐसे वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे क्योंकि जजमेंट में भी ये वर्ड यूज हुआ था, ठीक है। तो पैरीमटीरिया मीन सिमिलर इन मटीरियल, यहां पर उस प्रोविजन को भी हटा दिया गया। क्यों? क्योंकि वो भी एग्जैक्टली यही बात कर रहा था, तो गलत तो वो भी है, ठीक है। अब यहां पर कोर्ट ने क्लियरली ये चीज इलैबोरेट की कि मैटरनिटी लीव हम प्रोवाइड क्यों कर रहे हैं। देखो, मैटरनिटी लीव इसलिए प्रोवाइड की जा रही है कि फिजिकल रिकवरी हो पाए, किसकी? मदर एंड चाइल्ड दोनों की फिजिकल रिकवरी हो पाए आफ्टर द बर्थ ऑफ चाइल्ड, किसकी? मदर की, ठीक है। आप बच्चे को नर्चर कर पाए और साथ में एक इमोशनल बॉन्ड डेवलप कर पाए, दैट इज इंपॉर्टेंट। एंड साइमल्टेनियसली बच्चे के फिजिकल एंड इमोशनल नीड्स को केटर करने के लिए, या बच्चा ग्रेजुअली फैमिली के साथ बॉन्ड करे, उसके लिए आपको एक वक्त तो चाहिए। समवट अगर आप 26 वीक्स की लीव दे रहे हैं, जिसमें यूजुअली 8+18 होता है, मतलब 8 हफ्ते आप पहले दे रहे हैं और 18 वीक्स आप डिलीवरी के बाद देते हैं, राइट, विच इज अ यूजुअल सिनेरियो। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप बिल्कुल ही ऐसे ले, ठीक है। तो यहाँ 8+18 का यूजुअली रेशियो होता है, तो यहाँ ऑलमोस्ट 6 मंथ्स। तो 6 मंथ्स में थोड़ा सा यहाँ पर बच्चा चीजें समझने लग जाता है, या फिर जैसे बोलते हैं कि थोड़ा बहुत कुछ खाने लग जाता है, तो उससे मदर कैन स्टिल बी एट द वर्क प्लेस थोड़े वक्त के लिए निश्चिंत होके, राइट। अब यहाँ कोर्ट का ये मानना था कि अगर आप एक्चुअली कंपेयर करें एक नेचुरल मदर को, मदर हु इज अडॉप्टिंग, राइट, सपोजिटली लेट्स अज्यूम कि उसने 5 महीने के बच्चे को अडॉप्ट किया किसी लेडी ने, राइट। तो उन्हें फर्स्ट एस्पेक्ट की तो जरूरत नहीं है, दैट हर बॉडी डज नॉट नीड टू रिकवर, पर इमोशनल बॉन्ड लाना, फिजिकल या इमोशनल नीड्स को केटर करना, ये तो डेफिनेटली जरूरत है, राइट। इसकी वजह से हम ये तो नहीं बोल सकते कि कंप्लीटली तुम सिर्फ 3 मंथ्स के एस्पेक्ट में ही क्या कहते हैं मैटरनिटी लीव प्रोवाइड करो और बाकी सब में नहीं। तो इस वजह से यहाँ पर कोर्ट ने बिल्कुल ये चीज अग्री की कि दिस वाज एब्सोल्युटली आर्बिट्ररी। ये जो हमारा पूरा प्रोविजन है, इसका कोई नेक्सस नहीं है हमारे एक्चुअल एस्पेक्ट से। यहाँ कोर्ट ने
क्लियरली क्या क्या बोला कोर्ट ने? सबसे पहली बात बोली कि भाई ये है अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ये है डिस्क्रिमिनेटरी। डिस्क्रिमिनेट कर रहा है ये आर्टिकल 14 को, डिस्क्रिमिनेट कर रहा है आर्टिकल 21 को। आर्टिकल 14 को क्यों वायलेट कर रहा है? क्योंकि आर्टिकल 14 में कॉन्सेप्ट होता है रैशनल नेक्सस का, एक प्रॉपर रीजनेबल कनेक्शन होना चाहिए विद द ऑब्जेक्टिव। और जो ऑब्जेक्टिव मैटरनिटी लीव का एक्चुअली है, ये जो हमारा सेक्शन 60 सबसेक्शन 4 है, ये उसी प्रोविजन के हमारी ऑब्जेक्शन को, सॉरी, ऑब्जेक्टिव को कंप्लीटली वायलेट कर रहा है। उसका कोई कनेक्शन नहीं है। नेक्सस का मतलब होता है कनेक्ट, तो उसका यहाँ कोई कनेक्ट नहीं है, जिसकी वजह से ये कंप्लीटली चीज वायलेट हो रही है। मूविंग ऑन, अब कोर्ट ने यहां पर कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पर भी रीजन दिए। कोर्ट ने सिर्फ ये नहीं बोला कि आर्टिकल 21 में राइट टू मदरहुड आता है या आर्टिकल 14, कोर्ट ने प्रैक्टिकली भी चीजें देखी। कोर्ट ने ये बोला कि इंडिया में अगर अडॉप्ट करना है, आफ्टर द चाइल्ड इज बॉर्न, अब तभी अडॉप्ट करोगे, आफ्टर द चाइल्ड इज बॉर्न 3 महीने तो बहुत इजीली कहीं भी फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं होने वाली है, इट टेक्स टाइम, राइट। अब यहाँ पर अगर 3.5 महीने का भी बच्चा है, राइट, क्योंकि आपका वो पूरा वक्त प्रोसेस में चला गया, तो अब तो आप एंटाइटल्ड नहीं है मैटरनिटी लीव के लिए, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत ज्यादा डिस्करेजमेंट आएगा टुवर्ड्स अडॉप्शन, या फिर बहुत डिस्करेजमेंट आएगा टुवर्ड्स फीमेल्स वर्किंग इन द प्रॉपर वर्क प्लेस, राइट। इसलिए कोर्ट ने ये बोला कि ये जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स है, इस पे हम बिल्कुल भी नहीं कंसिडर कर सकते हैं कि ये प्रोविजन सही है। साइमल्टेनियसली कोर्ट ने एक बहुत अच्छा पॉइंट बोला कि ये जेंडर इनइक्वालिटी के एस्पेक्ट्स को प्रमोट कर सकते हैं। अब कैसे प्रमोट कर सकते हैं, इसका जो एग्जांपल उन्होंने दिया, अगेन इट वाज वेरी रियल एंड प्रैक्टिकल। उन्होंने ये बोला कि अगर चलो मदर काम पे चली भी गई, तो डेफिनेटली देयर विल बी समवन जो बच्चे की देखभाल करेगा, एंड यूजुअली इट इज गोइंग टू बी अ सिबलिंग, कैन बी अ सिबलिंग। सपोजिटली इट्स अ फीमेल सिबलिंग, तो ये भी हो सकता है कि कल को बच्चे का स्कूल इम्पैक्ट हो रहा है, बच्चे से आपने स्कूल छुड़वा दिया, क्यों? ताकि आप काम पे जा पाए, बिकॉज यहाँ पर काम पर जाना इज वेरी असेंशियल फॉर द फैमिली, राइट, फॉर द सस्टेनेंस ऑफ फैमिली। तो इसकी वजह से जेंडर इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा आ सकती है, विच इज एब्सोल्युटली ट्रू, बिटर एंड ट्रू, राइट। एंड साइमल्टेनियसली ये तो हो गया मैटरनिटी लीव को लेके कि कोर्ट ने क्लियरली बोल दिया कि चाहे आप मदर बने थ्रू द नेचुरल प्रोसेस, थ्रू सरोगेसी, थ्रू अडॉप्शन, यहाँ पर कोई टाइम का रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया जा सकता है इन रिगार्ड्स टू अडॉप्टिव मदर्स, बिकॉज अ मदर बिकम्स अ मदर एज शी गेट्स अ चाइल्ड, राइट। अब साइमल्टेनियसली कोर्ट ने ये भी रिकॉग्नाइज किया कि हमारे देश में पैटर्निटी लीव जो है वो वॉलंटरली कंपनीज देती हैं, कहीं इसके लिए कोई अलग से कानून नहीं है। And a father is equally important to the child as a mother is, right? Definitely the body of the mother needs more rest, right? She has more attachment to the child, but does not mean that the father does not. इसलिए उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को ये अर्ज किया कि अब इट्स टाइम दैट यू इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ पेटर्निटी लीव एज वेल, क्योंकि पेरेंटहुड एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इट इज नॉट जस्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मदर, बट इट्स अ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि यहाँ पर इवन इफ शी इज नॉट एट वर्क, शी इज एंटायरली देयर फॉर द बेबी, शी विल नॉट बी एबल टू रेस्ट। सो अगर दोनों पेरेंट्स यहाँ पर होंगे, दे विल बी एबल टू टेक केयर ऑफ द बेबी of each other, and simultaneously a good family bond grows. तो यहाँ in the complete aspects of a motherhood and in fact the parenthood, I would say it was a good decision that was taken by the Supreme Court. ठीक है, अब एक अच्छी शुरुआत करते हुए नाउ लेट्स मूव टू द अनदर कंट्रोवर्शियल एस्पेक्ट, एंड दैट इज जो ट्रांसजेंडर्स की डेफिनेशन को बहुत ज्यादा नैरो कर दिया गया है बाय द ट्रांसजेंडर्स बिल। अब एग्जैक्टली जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई? वैसे देखा जाए तो जर्नी तो स्टार्ट हुई 2011 से, पर बहुत बार ऐसा हुआ की जीत नहीं मिली। इट वॉज फाइनली इन द केस ऑफ नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014 केस, जब सुप्रीम कोर्ट के 2 जज बेंच, जस्टिस ए के सिकरी एंड जस्टिस के एस राधाकृष्णन, इन्होंने ही पूरा जजमेंट लिखा था, जस्टिस के एस राधाकृष्णन ने, राइट। इन्होंने यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रूलिंग दिया। आप लोगों ने अगर एक सीरीज देखी हो ताली, सुष्मिता सेन की एक सीरीज थी, इट वॉज बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर जजमेंट ओनली। तो यहाँ उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन दिया, एंड दैट वाज ट्रांसजेंडर्स को रिकॉग्नाइज किया गया एज अ थर्ड जेंडर। मतलब अब मेल और फीमेल के साथ साथ हर क्या कहते हैं फॉर्म में
एक अदर्स का भी चेकबॉक्स रहेगा। फॉर समवन जो खुद को किसी भी एक पर्टिकुलर जेंडर से एसोसिएट करना नहीं चाहते, ना तो मेल ना फीमेल, उनका यहाँ आर्टिकल 21 वायलेट हो रहा था, चाहे वो राइट टू प्रिवेसी के एस्पेक्ट में हो, चाहे राइट टू डिग्निटी के एस्पेक्ट में हो। हम किसी पे एक जेंडर थोप नहीं सकते, इम्पोज नहीं कर सकते, राइट। तो उसी के रिगार्ड में ट्रांसजेंडर्स को थर्ड जेंडर की तरह प्रॉपर्ली रिकॉग्नाइज किया गया। एंड यहाँ पर साइमल्टेनियसली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा आज के लिए, दैट इज उन्हें हक मिला सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ जेंडर आइडेंटिटी का। कोई और उनके लिए डिसाइड नहीं करेगा हाउ आर यू रिकॉग्नाइज्ड इन अ जेंडर। वो खुद ही ये दे कैन सेल्फ आइडेंटिफाई कि क्या वो ट्रांसजेंडर की कैटेगरी में फॉलो इन करते हैं या नहीं करते हैं। फॉलोइंग दिस पर्टिकुलर जजमेंट 2019 में हमारी सरकार एक एक्ट भी लेकर आई, ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट, ठीक है, जिसके चलते बहुत सी सोशल स्कीम्स भी आई, जिसके चलते बहुत से इंपॉर्टेंट चेंजेस आए। फॉर एग्जाम्पल, अब फॉर ट्रांसजेंडर्स एज वेल अ लॉट ऑफ प्लेसेस हैव स्पेसिफिक वॉशरूम्स, राइट। तो इस वजह से बहुत से चेंजेस आने लगे, लोगों के माइंडसेट में बहुत चेंजेस आने लगे, एक एक्सेप्टेंस का एस्पेक्ट आने लगा इन द कंट्री, ठीक है। एंड साइमल्टेनियसली इन्होंने यहाँ पर बिल्कुल नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के जो पर्सपेक्टिव था, और साथ में ही जो हमारा यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस फॉर ह्यूमन राइट्स का पर्सपेक्टिव था, उसके बेसिस पे ट्रांसजेंडर्स की डेफिनेशन को रखा। क्या डेफिनेशन को रखा, देखो ध्यान से, whose sense of their own gender is different to sex that they were assigned at birth. अगर somebody is born as a male and the person does not want to get themselves recognized as male, तो वो यहाँ पर ट्रांसजेंडर्स की डेफिनेशन में आते हैं। फॉर समवन हु वांट्स टू गो फॉर सेक्स चेंज ऑपरेशन, वो यहाँ पर ट्रांसजेंडर्स की डेफिनेशन में आते हैं। तो यहाँ पर वाइडेस्ट पॉसिबल डेफिनेशन को रखा गया फॉर ट्रांसजेंडर्स अंडर द एक्ट ऑफ 2019। पर यहाँ पर साथ में इसी के ही ये भी बोला गया कि ट्रांसजेंडर्स को अलग से आइडेंटिटी कार्ड प्रोवाइड किए जाएंगे। क्यों प्रोवाइड किए जाएंगे? ताकि अलाउ किया जा सके कि पहली चीज एक लीगल रिकॉग्निशन मिल जाएगा, दूसरी चीज अगर कोई भी सोशल स्कीम आती है तो उसके बेनिफिशियरीज पे प्रॉपर्ली ट्रैक रखा जा सकता है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने एक ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड भी स्टार्ट करने की बात की कि जो भी हमारी डिस्क्रिपेंसीज होंगी, जो भी हमारी कंप्लेंट्स होंगी, वो ये बोर्ड यहाँ पर सुनेगा। तो ऑल इन ऑल, नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया started with the concept of recognition them as a gender, and this particular act enforced, उसने वो exactly on paper से in the real life transgenders को एक equal perspective provide किया। But 2026 में in the current session अगर हम बात करें तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट वीरेंद्र कुमार ने यहाँ पर एक बिल प्रपोज किया, ट्रांसजेंडर पर्संस प्रोटेक्शन ऑफ बिल, अमेंडमेंट बिल ऑफ 2026, जिसमें उन्होंने इतनी सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी इन दी एस्पेक्ट्स ऑफ किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाएगा, कौन आइडेंटिफाई कर सकता है, कि वो जो पर्पस है नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, वो बहुत ही ज्यादा इनकम्प्लीट लगता है। वो बहुत ही ज्यादा यहाँ पर ऐसे लगता है कि इतनी मुश्किल से तो हम आगे बढ़ रहे थे, राइट, एंड अब सडनली एक थोड़ा सा सेटबैक आ गया, राइट। अब यहाँ सबसे पहली जो कंट्रोवर्सी उठी वो ये थी कि डेफिनेशन को यहाँ पे बहुत ज्यादा नैरो कर दिया गया। डेफिनेशन नैरो करने के साथ साथ एक और जो कंट्रोवर्सी थी वो ये थी कि अगर कोई अपने आप को ट्रांसजेंडर की तरह रिकॉग्नाइज करना चाहता है तो वो खुद से नहीं कर सकता। नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ट्रांसजेंडर्स एक्ट 2019 में इंक्लूड किया गया था सेक्शन 4(2) में, जिसमें ये बोला था कि किसी भी पर्सन के पास हक है सेल्फ परसीव्ड जेंडर आइडेंटिटी चूज करने का। You can choose the gender for yourself. Nobody else can. Not your society, not your family, not your friends. You can choose. A person can choose their own gender identity. Right? अब यहाँ जब ये पूरी बात हुई तो सबसे पहले तो ये हमारा कंट्रोवर्शियल मुद्दा कि सेक्शन 4(2) को हटाने की ही बात कर दी कंप्लीटली कि अब सेल्फ आइडेंटिटी तो हो ही नहीं सकती है। अब आइडेंटिफाई कौन करेगा? अब आइडेंटिफिकेशन के लिए एक अथॉरिटी लाई गई, कौन?
एक मेडिकल बोर्ड बनेगा। इस मेडिकल बोर्ड को हेड करेंगे हमारे सीएमओ, चीफ मेडिकल ऑफिसर। चीफ मेडिकल ऑफिसर एक प्रॉपर टेस्ट के बाद यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे एक सर्टिफिकेट। उस सर्टिफिकेट से भी आप आइडेंटिफाई नहीं हो जाएंगे, उस सर्टिफिकेट पे भी ठप्पा लगेगा किसका? यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का। उसके बाद यहाँ पर आप रिकॉग्नाइज होंगे एज अ ट्रांसजेंडर। तो इसकी वजह से अब मुद्दा क्या उठने लगा? अगर हम 2019 से पहले की बात करें, जैसे बहुत से एनजीओज ने ये बोला कि दिल्ली में 2019 से पहले की बात करें तो जो ये एग्जामिनेशंस होते थे, फिजिकल एग्जामिनेशंस होते थे, वो बहुत ही ज्यादा हरासिंग होते थे और बहुत ही ज्यादा डिग्निटी को इम्पैक्ट करते थे, जिसकी वजह से बहुत लोग तो शायद जाना भी नहीं चाहते थे। तो वो जो इंडिपेंडेंस नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ने प्रोवाइड की थी, 2019 के एक्ट ने प्रोवाइड की थी, वो वापस से छीन ली गई और ये चीज कंप्लीटली गलत है। अब यहाँ सरकार का ये मानना था कि हमें ये चीज करनी बहुत जरूरी है, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल आर जस्ट क्लासिफाइंग देमसेल्व्स एज ट्रांसजेंडर्स, ताकि वो बेनिफिशियरीज बन पाए। पर यहाँ पर क्या सिर्फ एक यही रास्ता था इस चीज को कंट्रोल करने का? क्या यहाँ पे और कोई रास्ता निकाला जा सकता था जिससे हम बेनिफिशियरीज के एस्पेक्ट में भी एक क्या कहते हैं कंट्रोल रख पाए और साइमल्टेनियसली हम ट्रांसजेंडर्स की डिग्निटी पे भी इम्पैक्ट ना डालें, एक बैलेंस क्रिएट हो जाता। ठीक है, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो हमारा कंट्रोवर्सी हुई, दैट इज एक नैरो डेफिनेशन आ गई ट्रांसजेंडर्स की। नैरो डेफिनेशन कैसे आ गई? यहाँ पर इंक्लूड किए गए सोशो कल्चरल आइडेंटिटी सच एज हिजरा, किन्नर, ठीक है, अरावनी, जोगता, यूनिक। तो यहाँ पर ऐसा जरूरी नहीं है कि जस्ट बिकॉज अ पर्सन इज बॉर्न एज अ मेल और वो कल को एज अ फीमेल रिकॉग्नाइज करते हैं, ओनली दोज आर ट्रांसजेंडर्स। बहुत से और एस्पेक्ट्स होते हैं, बीट इन द एस्पेक्ट्स ऑफ कस्टमरी, राइट, बी इन द एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल एस्पेक्ट्स। आप लोगों ने देखा होगा नॉर्थ इंडिया में हिजरा या किन्नर वर्ड बहुत चलता है, राइट। तो यहाँ पर दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया, ठीक है। अरावनी इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ आई गेस तमिलनाडु। तो इस तरीके से जो भी ऐसे एस्पेक्ट्स हैं उन्हें ट्रांसजेंडर्स की तरह रिकॉग्नाइज किया गया। पर्सन्स विद इंटरसेक्स वेरिएशंस, उनको भी रिकॉग्नाइज किया गया। इंडिविजुअल्स विद कंजेनिटल बायोलॉजिकल वेरिएशंस इन सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, अगर दे आर बोर्न विद एनी ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स जो डिफरेंट है, तो यहाँ उन्हें भी ट्रांसजेंडर्स की तरह रिकॉग्नाइज किया गया। पर प्रॉब्लम सारी कहां पर आई? प्रॉब्लम आई उन लोगों को इंक्लूड ना करने की who do not recognize themselves as males or females any which way. For example, there are certain articles that I was going through. There are certain people who recognize themselves as males for a certain time and a female for a certain time. It's their particular choice how to identify themselves. तो अगर यहाँ पर ऐसा कुछ है तो आपने उनसे तो वो हक छीन ही लिया। तो इस वजह से इस डेफिनेशन को बहुत ज्यादा नैरो कर दिया गया इन द टर्म्स ऑफ वंस जो इंटरसेक्स के कैटेगरी में आते हैं, राइट। चलिए आगे चलते हैं। अब जो लोग सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी करेंगे, अगर कोई भी सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी करवा रहा है तो यहां पर उनके लिए कंपलसरी होगा, पहले कंपलसरी नहीं होता था, अब उनके लिए कंपलसरी होगा जेंडर सर्टिफिकेट लेना। और साइमल्टेनियसली जिन मेडिकल अथॉरिटीज ने इस सर्जरी को किया है उनसे भी यहाँ पर क्या कहते हैं, हमें एक सर्टिफिकेट चाहिए होगा, उनसे भी एक एक्नॉलेजमेंट चाहिए होगा, या प्रोसीजर के बारे में एक डिस्कशन हो सकता है इन फ्रंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। तो यहाँ इस चीज पे भी एक कंपल्शन आ गई। पर कुछ चीजें सही भी हुई। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दे आर नाउ एबल टू यूज द प्रोविजंस कि वो अपना फर्स्ट नेम इजीली यूज कर सकते हैं इफ दे रिकॉग्नाइज देमसेल्व्स एज ट्रांसजेंडर्स ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में, जिसमें काफी ज्यादा दिक्कत होती थी। स्पेशली कर्नाटका में भी एक डिस्प्यूट आया था जहां पर ये बोला गया कि नाम चेंज हो सकता है या नहीं हो सकता। नाम चेंज करने के लिए क्या जेंडर सर्टिफिकेट जरूरी है? ठीक है, क्या यहाँ पर अ पर्सन एक्नॉलेजिंग देमसेल्व्स एज ट्रांसजेंडर अपना नाम नहीं बदल सकते? तो दिस पर्टिकुलर बिल रेस्ट्स इट कि हाँ अब यहाँ पर हक रहेगा कि आप अपना फर्स्ट नेम बदल सकते हैं। और यहाँ पर
कुछ पनिशमेंट्स को भी एनहांस कर दिया गया है, ठीक है। इम्प्रिजनमेंट बढ़ा दी गई है, फाइन्स यहाँ पर 5 लाख तक बढ़ा दिए गए हैं। ऐसे किसी भी सिनेरियो में जहां पर या तो आप ट्रांसजेंडर्स को पब्लिक एक्सेस नहीं दे रहे हैं किसी रिसोर्सेज का, या किसी को घर से निकाल दिया गया, ठीक है, या फिर आप उन्हें फोर्सफुली एज अ लेबर ट्रीट कर रहे हैं, तो इन सब क्राइटेरियाज में अगर उनकी डिग्निटी पे कोई भी इम्पैक्ट आता है तो ज्यादा सजा, ज्यादा फाइन यहाँ पर लग सकता है आफ्टर दिस बिल। अब अल्टीमेटली जो हमने कंट्रोवर्सीज डिस्कस की उन्हें समराइज कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज, आपने ऐसे कुछ पर्सन्स को इंक्लूड कर दिया जहां पर सेल्फ परसीव जेंडर आइडेंटिटी है या जेंडर फ्लूइडिटी है। जेंडर फ्लूइडिटी मतलब कि जैसे आई वाज टेलिंग यू दैट अ सर्टेन टाइम अ पर्सन रिकॉग्नाइजेस एज अ मेल एंड फॉर अनदर टाइम एज अ फीमेल। व्हाट अबाउट दोज पर्टिकुलर पीपल? ये बहुत ज्यादा यहाँ पर प्रॉब्लमैटिक हो गया, ठीक है। वॉयलेशन ऑफ बॉडीली ऑटोनॉमी, यहाँ पर आपकी ही बॉडी पे आपका यहाँ पर कोई कंट्रोल नहीं है, एट द सेम टाइम आपकी यहाँ कोई चॉइस नहीं है। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। जिस तरीके से वो फिजिकल टेस्ट को प्रिस्क्राइब किया गया फॉर द मेडिकल ऑफिसर्स, तो वो चीज यहाँ पर या तो चेक्स होने चाहिए इन अ डिग्निफाइड मैनर। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है विद द एसेंस ऑफ 2014 सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, दैट इज नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। एंड another very important point that was highlighted was कि यहाँ पर मेडिकल बोर्ड से आइडेंटिफाई करवाने के बाद आपको जाना होगा डीएम के पास फॉर द फाइनल अप्रूवल। अब डीएम इन इट सेल्फ वहां पर बहुत सारे ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स, बहुत सी ब्यूरोक्रेटिक दिक्कतें आ सकती हैं कि एग्जैक्टली ये चीज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। कुछ यहाँ पर और टाइम डिले हो सकता है। तो अपनी आइडेंटिटी के लिए इतनी सारी लड़ाई लड़ना या इतना सारा एक लॉन्ग प्रोसीजर, is it fair or not fair? That is the controversy at this point of time. Good thing here is that it's still a bill. Let's see how it proceeds. And last topic for the day, that is another big controversy कि क्या देश में menstrual leave या period leave कंपल्सरीली प्रोवाइड होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अब क्या होता है मेंस्ट्रुअल लीव या पीरियड लीव? अगर अ गर्ल इज अ फीमेल इज ऑन मेंस्ट्रुएशन, ठीक है, वो पीरियड्स पर है, तो बिकॉज द बॉडी इज इन पेन, राइट, बिकॉज डेटा ये बोलता है दैट 50 to 60% ऑफ देम आर इम्पैक्टेड थ्रू पेन and 20 to 30% have severe pains during the periods। तो यहाँ पर वो काम पे ना आए या कॉलेज ना जाए या स्कूल ना जाए, उन्हें एक मैंडेटरी लीव मिले, दैट इज पीरियड लीव, ठीक है। तो यहाँ एक पिटिशन फाइल की गई, एक पीआईएल फाइल की गई in the court of Justice Suryakant, that is our CJI, and Justice Joyamala Bagchi, ठीक है। और ये पीआईएल को कोर्ट ने यहाँ सीरियसली रिजेक्ट कर दिया। कोई यहाँ पर उसकी डिटेल डिस्कशन नहीं हुए, जस्ट एज अ प्राइमा फेसाई डिस्कशन उस पिटिशन को रिजेक्ट कर दिया गया। अब यहाँ पीआईएल का मकसद ये था कि एक यूनिफॉर्म नेशनल पॉलिसी आनी चाहिए देश में, जिससे पीरियड लीव 2 से 3 दिन की कंपलसरी हो जाए। नाउ ये चीज अप्लाई होनी चाहिए हर जगह। अगर कोई वर्किंग वुमेन है, अब ये वर्किंग वुमेन भी पब्लिक सेक्टर में है या फिर प्राइवेट सेक्टर में है, फर्क नहीं पड़ना चाहिए। स्टूडेंट स्कूल में है, कॉलेज में है, यूनिवर्सिटी में है, फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बिकॉज इट इज डिफिकल्ट फॉर अ लॉट ऑफ वुमेन। अगर आप लोग के आसपास भी ऐसी फीमेल्स हैं, यू कुड रिकॉग्नाइज कि यहाँ पर बहुत इम्पैक्ट आता है, राइट। पिटिशनर का यहाँ ये मानना था कि ये चीज, सबसे पहली चीज जेंडर इक्वालिटी पे सवाल लाती है। उसके बाद उन्होंने बोला ये पब्लिक हेल्थ का सवाल है, क्योंकि उस डेज में कमिंग इटसेल्फ टू ऑफिस और यूनिवर्सिटी और कॉलेज इन इटसेल्फ एक बहुत बड़ा क्या कहते हैं परेशानी होती है, और वहां पर आपकी इम्पैक्ट होती है प्रोडक्टिविटी भी, ठीक है, जिससे आपका एक जो पूरा का पूरा क्या कहते हैं इमेज होती है उस पर भी इम्पैक्ट आ सकता है, और बॉडी पे तो जो इम्पैक्ट आ रहा है वो अपने आप में है ही, राइट। एंड देन थर्डली उन्होंने बोला दैट दिस इज अ मैटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डिग्निटी। ये कॉन्स्टिट्यूशनल डिग्निटी का भी सवाल है आर्टिकल 21 के चलते। तो हेल्थ, कॉन्स्टिट्यूशन एंड द एस्पेक्ट ऑफ जेंडर इक्वालिटी को कंसिडर करते हुए इस पिटिशन को फाइल किया गया, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम पिटिशनर का ये मानना था कि इंडिया इज अ सिग्नेटरी ऑफ कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। दिस कन्वेंशन ऑल्सो रिकॉग्नाइजेज मेंस्ट्रुअल लीव। आप लोगों ने पॉश एक्ट सुना होगा,
जो पॉश एक्ट था वो हमारे देश में इसी कन्वेंशन के चलते आया था। डेफिनेटली विशाखा गाइडलाइंस तो आई थी, पर वो विशाखा गाइडलाइंस भी किससे इंस्पायर्ड थी? इसी कन्वेंशन से इंस्पायर्ड थी। तो आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये फुल फॉर्म कब ये एनफोर्स हुआ था, कब इंडिया इसका मेंबर बना था, ये आप प्लीज सर्च करेंगे, अपने नोट्स में लिखेंगे, साथ में मुझे कमेंट बॉक्स में भी बताएंगे कि कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन को कब एनफोर्स किया गया था और इंडिया इसका सिग्नेटरी कब बना था। ठीक है। एंड पिटिशनर का ये मानना था एक स्टैट्यूटरी गैप है, मतलब यहां पर कोई कानून ही नहीं है इस चीज के लिए। वी हैव लॉज फॉर मेटर्निटी लीव, वी हैव लॉज, अब आपने रेकमेंड भी कर दिया फॉर पेटर्निटी लीव, पर इसके लिए कोई कानून नहीं है ऑन द नेशनल लेवल। बहुत से स्टेट्स ऐसे हैं, फॉर एग्जाम्पल केरला, कर्नाटका, ठीक है, हु आर, बिहार, हु आर एक्चुअली ट्राइंग टू ब्रिंग इन द कॉन्सेप्ट। अब इससे पहले जो एक लॉ केस आया था शैलेंद्र मणि त्रिपाठी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2023, यहां भी सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी रिजेक्ट कर चुका है, पर वहां पे रिजेक्शन का रीजन वो नहीं था जो इस बार है। इस बार रीजन था कि जॉब्स पे इंपैक्ट आ सकता है, उस वक्त रीजन था कि कंप्लाई करना बहुत मुश्किल हो सकता है। साइमल्टेनियसली उन्होंने ये बोला कि ये हमारे ऊपर नहीं है कि लॉ आना चाहिए या नहीं, हमने भी विशाखा गाइडलाइंस दी थी, उसके न जाने कितने साल बाद, 10-12 साल बाद पॉश एक्ट आया था। तो अगर यहाँ पर आपको अप्रोच करना ही है तो मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट को अप्रोच करना चाहिए ताकि इसके रिगार्ड्स में स्टेप लिए जाए। तो 2023 में भले मना किया गया, बट अ रे ऑफ होप आई गेस इन जनवरी 2026 इन द केस ऑफ डॉक्टर जया ठाकुर वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, केस जो हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, राइट। इस केस में भी कोर्ट ने क्या बोल दिया? मेंस्ट्रुअल हाइजीन इज अ फंडामेंटल राइट। तो यहाँ मेंस्ट्रुअल हाइजीन की अगर बात हो रही है तो हाउ अ वुमेन इज at the workplace, everybody does not have the access to proper sanitary pads, right, to proper washrooms. तो उस वक्त में if a female is provided leave, तो that is also an aspect of menstrual hygiene as well, right? तो इसके चलते एक उम्मीद तो डेफिनेटली जगी थी, बट द पिटिशन एज आई टोल्ड यू हैज बीन रिजेक्टेड, क्योंकि यहां पर कोर्ट ने क्या क्या बोला। सबसे पहला स्टेटमेंट, नोबडी विल हायर विमेन। क्यों? क्योंकि उनका ये मानना था, हमारे सीजेआई का ये मानना था कि डिस्करेज करेगा ये एम्प्लॉयर्स को फ्रॉम हायरिंग द वुमेन। एक जो टैबू बहुत मुश्किल से अब हटने लगा है कि विमेन आर वीकर, तो वो चीज कहीं ना कहीं वापस से इम्पैक्ट ना करे, एक स्ट्रक्चरल डिस्क्रिमिनेशन की तरफ हमारा देश ना चला जाए। ठीक है, इसकी वजह से इस चीज को मैंडेटरी नहीं किया जा सकता है। ठीक है, विमेन को यहाँ पर जो कंपनीज हैं, जो जॉब प्रोवाइडर्स हैं, वो लीडरशिप रोल्स, इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स नहीं प्रोवाइड करेंगे, जिससे जो उनका एक ग्रोथ है वो डेफिनेटली इंपैक्ट हो सकता है। अगर हम डेटा भी देखें तो एक सब्सटैंशियल ग्रोथ हुआ है ऑफ द विमेन इन द वर्किंग कैटेगरी, बट इस चीज के चलते भी यहाँ पर फ्रीक्वेंट एब्सेंस की वजह से आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा कि 3 दिन की छुट्टी एक बहुत बड़ी चीज होती है, राइट। एंड हाउएवर सीजेआई रिकॉग्नाइज्ड वन थिंग कि हम इसे मैंडेटरी नहीं बना सकते, पर अगर कोई प्रोवाइड कर रहा है तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल बिहार स्टेट, फॉर एग्जाम्पल केरला, फॉर एग्जाम्पल कर्नाटका हैज प्रपोज, अगर वो वॉलंटरीली प्रोवाइड करें, बहुत से कंपनीज ऐसे हैं जो इस चीज को प्रोवाइड करते हैं, तो अगर आप अपनी मर्जी से प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली यहाँ पर कुछ गलत नहीं कर रहे, इट्स एब्सोल्युटली राइट। पर इसे एक नेशन वाइड यूनिफॉर्म पॉलिसी बना देना, उसमें बहुत ज्यादा मिसयूज के एस्पेक्ट्स भी हैं। साइमल्टेनियसली यहाँ पर जो सेंटिमेंट है टुवर्ड्स द वर्किंग वुमेन, उस पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट आ सकता है, जो यहाँ पर हमारे सीजेआई नहीं चाहते। एंड अल्टीमेट जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू था फ्रॉम द बेंच, स्पेशली फ्रॉम द सीजेआई, एंड दैट वाज कि ये जो एग्जैक्ट पॉलिसी फ्रेमिंग की बात है, दिस लाइज इन द हैंड ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। हम यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर नहीं है। यहाँ पर अगर हमने आज बोल भी दिया कि प्रोवाइड कर दो, अल्टीमेटली इट इज द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर को कानून बनाना है, एग्जीक्यूटिव को इंप्लीमेंट करना है, इट इज अपॉन देम हाउ इट प्रोसीड्स। तो इफ इट एक्चुअली नीड्स टू बी प्रोसीडेड, यहाँ पर गवर्नमेंट को एग्जामिन करना चाहिए कि
किस तरीके से हम इसे इस देश में ला सकते हैं, ला भी सकते हैं या नहीं ला सकते। तो यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट्स आए, दैट हैड अ पावरफुल इम्पैक्ट। सम पीपल वर इन फेवर ऑफ दिस डिसीजन, मेनी वर अगेंस्ट दिस डिसीजन। आपका एग्जैक्टली क्या से था इस पूरे डिसीजन को लेके मेंस्ट्रुअल लीव वाले? प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे ये चीज बताना। आई वुड लव टू नो योर पॉइंट ऑफ व्यूज। अब अगर आप चाहते हो कि हम क्लासेस में भी इतने इंटरेस्टिंग वे में केसेस पढ़ें, जैसे हमारा पूरा का पूरा जो क्लैट का एग्जाम होता है, इलेट का एग्जाम होता है, कितना केस बेस्ड होता है ना, कितने सारे क्लैट में हमारे पास पैसेजेस आते हैं। तो केसेस समझना, उनसे दोस्ती करना बहुत ज्यादा जरूरी है अपने क्लैट के एग्जाम के लिए, राइट? तो वी हैव वेरी केस फ्रेंडली क्लासेस, प्रॉपर हम इंटरैक्टिव क्लासेस रखते हैं फॉर केसेस, ठीक है? सो यू कैन बी पार्ट ऑफ द एलईएसी फैमिली, जहां पर हम सब्जेक्ट, केसेस, वन ऑन वन मेंटरशिप, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं मॉक्स। 40+ मॉक्स तो मिलेंगे ही, और उसके साथ साथ इनका मॉक एनालिसिस। मॉक एनालिसिस मतलब पैसेज बाय पैसेज भी ब्रेक इट टू यू, कि ये पैसेज क्यों इंपॉर्टेंट था, इसे कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए था, क्या क्वेश्चंस पूछे गए, क्या नहीं पूछे गए, या क्यों इसका आंसर ए ही है, क्यों डी नहीं है। ईच क्वेश्चन, ईच पैसेज विल बी ब्रोकन डाउन इन अ लाइव सेशन, दैट इज मॉक एनालिसिस फॉर यू, जो बहुत ज्यादा जरूरी है। और मॉक एनालिसिस के बाद स्कोर नहीं बढ़ रहा, फंस गए, परेशान हो रहे हो, तो उसके बाद हमारे पास है मेंटरशिप। तो यहाँ पूरा रोड मैप रेडी है। ऑल यू नीड टू डू इज बी पार्ट ऑफ दैट जर्नी, राइट? उसके लिए आपको कॉल करना है 6363286363, एंड यू कैन यूज द कूपन LEACYT, जिससे आपको 10% यहाँ पर ऑफ मिल जाएगा। Okay, so that was all about this week's CLK current legal knowledge. I hope it helps. And जो भी आपके सवाल हैं, जो भी आपके concerns हैं, you can absolutely comment down and we'll definitely revert it to you. Thank you so much, guys. I'll see you next week. Bye bye.